आज की क्लास में सबसे पहले मैं आपको समझाने जा रही हूँ स्केरिएसिस। स्केरिएसिस, ठीक है। अब यहाँ पे इसके कॉजेटिव एजेंट को याद रखना इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि उसका नाम भी स्केरिसी है, ठीक है। तो स्केरिएसिस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेट के तौर पे सबसे पहला काम आपका क्या होता है, जब किसी भी डिजीज के बारे में आपको सीखना होता है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्केरिएसिस जो लिखा है, तो यहाँ भी हमें सबसे पहले क्या लिखना है, इसका कॉजेटिव एजेंट लिखना है। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग इसको। दैट इज कॉजेटिव एजेंट। अब यहाँ पे कोई माइक्रोब नहीं है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो एक्चुअली क्या है, राउंड वॉर्म है। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, राउंड वॉर्म। कौन है, एस्केरिस है। कौन है, एस्केरिस है। अच्छा, ये एस्केरिस क्या था, ये एस्केरिस था जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था, कॉमन कॉमन राउंड वॉर्म। क्या है ये, कॉमन राउंड वॉर्म। अब जब ये कॉमन राउंड वॉर्म है तो नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंशन द, या फिर आपको 4 ऑप्शंस लिखे होंगे। मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ क्वेश्चन, जो मैं इतना लेक्चर दे रही हूँ उससे अच्छा। mention mention the phylum of mention the phylum of causative agent। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बोलते हैं इनको, causative agent, causative agent of, mention the phylum of causative agent of एस्केरिएसिस। क्वेश्चन समझ आया आपको, सीधा ना पूछ के ये क्या कर रहा है आपसे, इनडायरेक्ट वे में पूछ रहा है। अब एस्केरिएसिस को कौन कॉज करता है, एस्केरिस कॉज करता है, ठीक है। और इसमें जो आपने पढ़ा था, ऑप्शंस मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ। ऑप्शंस मैंने यहाँ पे लिख दिए, जैसे एक मैंने आपको लिख दिया एनेलिडा। अब कुछ बच्चे ना एस्केरिस में और अर्थवॉर्म में कंफ्यूज करते हैं, तो वो एनेलिडा को मार्क करते हैं, जानबूझकर यहाँ पे ऐसा ऑप्शन दिया गया, ठीक है। एक यहाँ पे लिख दिया गया हेमिकॉर्डाटा, क्योंकि हेमिकॉर्डाटा भी जब आप क्लास 11th में पढ़ रहे थे तो हेमिकॉर्डाटा के अंदर भी आपने क्या सीखा था, लिखा हो तो पॉइंट की, इस फाइलम के अंदर वॉर्म लाइक ऑर्गेनिज्म जो है उनको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। देन क्या है आपके पास, एस्केलमिंथस, एस्केलमिंथस। देन आया आपके पास ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा। तो यहाँ पे बात एक्चुअली किसकी हो रही है, बात हो रही है यहाँ पे, आंसर लिख लेते हैं हम लोग इसका। तो एस्केरिस के बारे में पूछा जा रहा है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है कि एस्केरियसिस को कॉज करने वाला जो एजेंट है वो किस फाइलम को बिलोंग करता है। तो वो किसको बिलोंग करेगा, यहाँ पे राउंड वॉर्म्स जो थे वो एस्केलमिंथस को बिलोंग करते थे, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज एस्केलमिंथस, एस्केलमिंथस, ठीक है। क्या है ये, अभी अभी देखा आपने, कॉमन राउंड वॉर्म्स है, कॉमन राउंड वॉर्म्स है, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन जो है सर्कुलर अपीयरेंस शो करता है, इसलिए हम लोग इसको कॉमन राउंड वॉर्म्स बोलते हैं। बस हो गया, ताकि जो एक छोटा सा भी टॉपिक है आपको क्रिस्टल क्लियर हो। 1 मिनट, मैंने कुछ जल्दी भगा दिया इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, ठीक है। तो उसको आप थॉरोली करते जाएंगे तो अभी से ही सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर होते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैंने याद दिला दिया थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लास 11, ठीक है। अब ये है क्या, ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो इमेज नजर आ रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये एस्केरिस ने अपना उत्पात मचा के रखा हुआ है यहाँ पे, क्या आप बोल सकते हैं हम इसको। तो ये
एस्केरिस जो है इन्होंने अपना नंबर इतना ज्यादा इंक्रीज कर लिया है कि ये इंटेस्टिनल, अब आप जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, आप क्या पढ़ रहे थे? डाइजेस्टिव सिस्टम। एक और रफ वर्क करके अगर मैं बताऊं, तो अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते वक्त आपने, जल्दी जल्दी करती हूँ थोड़ा सा, हाँ, तो यहाँ पे बनाते थे आप स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बनाते थे? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन के अंदर क्या है, ये जो राउंड वॉर्म्स है ये पूरा इन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है, मतलब पूरा अपना साम्राज्य बना के इन्होंने रखा हुआ है। होगा क्या, दिक्कत क्या होगी उससे? अब इंटेस्टिनल पैसेज के अंदर कोई अगर चीज बैठा हो तो उस ह्यूमन बीइंग को ऐसा फील होगा कि उसका जो पेट है हमेशा भरा हुआ है, उसको कभी भूख ही नहीं लगेगी। तो लॉस ऑफ एपेटाइट भी होगा, इसकी वजह से क्या होगा? लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। ठीक है, साधारण सी चीजें हैं जो मैं आपको इजी तरीके से समझा रही हूँ। अब नीट का क्वेश्चन यहाँ से क्या निकलेगा? ये जो एस्केरियोसिस है उसमें कौन सा पार्ट अफेक्टेड होता है? देखिए ये फनी सा लगेगा अभी आपको सुनने में, लेकिन आगे जाके कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए, है ना। उसके बाद मैं फटाफट उसके सिम्टम्स लिख दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्केरिस एस्केरिस अफेक्ट्स। अब किसको ये अफेक्ट करने का काम करेगा? अब इस तरीके से दिया रहता है, देखिए बस हो गया, फिनिश। और ऑप्शंस हो गए यहाँ पे, मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन लिख दिए। अब ये किसको हार्म करने का काम करता है? अब मैंने एक लीवर लिख दिया, ऑप्शन की कोई कमी थोड़ी है कंफ्यूज करने के लिए, है ना। देन मैंने आपको किडनी लिख दिया, फिर मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन लिख दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, लार्ज इंटेस्टाइन लिख दिया, लार्ज इंटेस्टाइन। क्या किया मैंने यहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन लिख दिया, ठीक है। लिवर हो गया, किडनी हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है। तो अब इसमें से राइट आंसर कौन सा है? अभी अभी सिखाया मैंने आपको, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कंफ्यूज नहीं करना है, वहां से कोई, अब लार्ज इंटेस्टाइन तो दूसरी चीज होगी ना जहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन का वर्क होता है, लेकिन इसके लिए सेफ प्लेस कौन सा है? जहाँ पे इसको अच्छा खासा अल्कलाइन मीडियम भी मिलता है, सब कुछ सर्वाइव करने के लिए फूड वगैरह सब कुछ मिलता है, नरिशमेंट मिलेगा, क्योंकि आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये भी आप 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। एब्जॉर्प्शन का सबसे ज्यादा काम कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जिसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इनके लिए फेवरेट प्लेस है, यहीं पे ये रहते हैं। इतने लेक्चर के बाद मुझे नहीं लगता कि आप जिंदगी में कभी भूलेंगे कि ये अफेक्ट किसको करता है। तो एक्चुअली ये अफेक्ट किसको करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन को करता है। किसको करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन को करता है। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ रही हूँ मैं। चलिए, अब फटाफट सिम्टम्स लिख लेते हैं इसमें। symptoms of symptoms of ascariasis, symptoms of ascariasis ये हो जाएंगे आपके पास। शॉर्ट में फटाफट लिखते चलिए। क्या हो सकता है? अब ये इतने डेंजरस तरीके से यहाँ अंदर जाके बैठा हुआ है, तो इसकी वजह से क्या होगा? इंटरनल ब्लीडिंग। कितना डेंजरस केस है इंटरनल ब्लीडिंग। जब बहुत ज्यादा ये अपना नंबर इंक्रीज कर लेता है, सर्जरी करानी पड़ती है फिर। इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, इतने आसानी से तो बैठेगा नहीं शांति से, पेन तो होगा इस बंदे को, है ना। मस्कुलर पेन, ठीक है। फीवर तो कॉमन है। अब ये इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग का मतलब है उसको खून की कमी होगी, और खून की कमी का मतलब है उसको हम क्या टर्म दे सकते हैं? एनीमिया होगा, है ना। एनीमिया की 2 स्पेलिंग आपको देखने को मिलेगी, ANEMIA, ये भी सही है, और एक लिखा रहता है ANAEMIA, ये भी सही है, दोनों सही है। 2 स्पेलिंग आपको इसका नजर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन मैम इसको कोई टारगेट वाला नहीं होता? आधे आवाज क्लियर नहीं आ रही, फिर से बोलिए।
मैम मैं ये पूछ रही थी एक टीबी का कोई टारगेट ऑर्गन नहीं होता? किसका? एस्केरिस का? यस मैम। देखिए, अगर टारगेट ऑर्गन के बारे में जैसे हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो इसका जो टारगेट ऑर्गन है वो क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। इसका अगर हम यहाँ पे करें, चलिए मैंने बोला कि सारे डिजीज में और डिसऑर्डर में हम लोग लिखेंगे, तभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे ना, बाद में लिखे या पहले लिखे, इसको मैं यही कर देती हूँ, इसको मैंने नीचे कर दिया, ठीक है, ऊपर मैं टारगेट ऑर्गन कर देती हूँ। चलिए यहाँ पे लिख देती हूँ इसका टारगेट ऑर्गन, बिल्कुल होगा। इसका क्या होगा, जो हम इतने देर से लेक्चर दे रहे हैं, दैट इज टारगेट ऑर्गन इज, जहाँ पे ये सबसे ज्यादा परेशानी फैलाने का काम करता है वो क्या है इसका? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये सारी चीजें ये कर भी यहीं पे रहा है। खैर फीवर वगैरह तो एक्सटर्नली दिखता है, ये हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या हो जाएगा ये? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। देन हाँ, सिम्टम्स लिख रहे थे हम लोग, चलिए फीवर भी होगा, उस फीवर तो कॉमन है ना। और अच्छा क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? अब ये जब खुद ही बैठा होगा अपना नंबर बढ़ा के, तो ये क्या करेगा? ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज करेगा। क्या करेगा ये सारी चीजें ऐसी है जो आप बिना रटे हुए आसानी से याद रख सकते हैं। अब बैठा है तो ऑब्वियस है क्या करेगा, कहाँ? टारगेट ऑर्गन क्या है इसका? स्मॉल इंटेस्टाइन। कैसे जाता है मैं स्टोरी भी बताती हूँ आपको इसके इसके रिगार्डिंग, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन है तो ये करेगा क्या, हम वही लिखेंगे, ब्लॉकेज ऑफ द, ब्लॉकेज ऑफ द, ऑफ द इंटेस्टिनल पैसेज। ये रहा इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन से हो गया इंटेस्टाइनल या इंटेस्टिनल पैसेज, इसी को ये ब्लॉक भी करेगा, इंटेस्टिनल पैसेज। चलिए हो गया ये आपने क्या किए, इसके सारे सिम्टम्स नोट कर लिए, और इसी तरीके से जैसे आपको इस इमेज में दिख रहा है, इन्होंने अपना पूरा नंबर जो है वो इंक्रीज करके रखा होता है, ठीक। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, गया कैसे ये जो स्कैरिस है आखिर इस गट के अंदर पहुंचा कैसे, है ना। तो वो उसको समझने के लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखिए, जब पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, नेक्स्ट पेज पे मूव करती हूँ मैं, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए एक रफ वर्क करते हैं इसको समझने के लिए, एस्केरिएसिस को समझने के लिए, किसको? एस्केरिएसिस को समझने के लिए, ठीक है। ये एक ह्यूमन है, रफ वर्क है, इन्फेक्टेड है, ये क्या है? इन्फेक्टेड है, ठीक है। किससे इन्फेक्टेड है? मतलब इसके गट के अंदर एस्केरिस है। क्या है? एस्केरिस है। अच्छा, अगर इसके गट के अंदर एस्केरिस है तो क्या ये एग लेइंग नहीं करेगा? क्या करेगा? तो एग्स भी हैच करेगा। ये छोटे मोटे अमाउंट में तो है नहीं, बहुत ज्यादा नंबर में बैठे हुए अंदर ही। तो इन्होंने क्या किया, एग्स की हैचिंग करी, ठीक है। अब ये एग्स जो हैं वो इस ह्यूमन बीइंग से एक्सक्रीट होके, मतलब इसका जो एक्सक्रीटा है, इसका जो क्या है? एक्सक्रीटा है, समझिएगा ध्यान से। इसके एक्सक्रीटा के थ्रू ये एग्स की भी, मतलब हैचिंग तो नहीं, एग्स भी उसमें मिक्स हैं, ये तो कॉमन सेंस है। जब इसके इस बंदे के इंटेस्टाइन के अंदर एस्केरिस बैठा है तो ये एग्स की हैचिंग कर रहा होगा उसमें, ठीक है। तो आगे जब फ्लश आउट होने के केस में जो इसका एक्सक्रीटा होगा उसमें ऑब्वियसली 2000% कंफर्म होता है कि उसमें एग होंगे ही होंगे। जैसे होता है ना कि कई बार डॉक्टर को मतलब शक हो कि उसको हो सकता है ये एस्केरिस का इन्फेक्शन, तो आपने देखा होगा कि वो प्रेस्क्रिप्शन पे ना स्टूल टेस्ट लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? रीजन ये है कि एक्सक्रीटा में क्या मिलेगा? एक्स मिलेगा। तो जिसको ये ऑब्जर्वेशन के बाद ये पता चल जाता है कि अच्छा इसके गट में जरूर एस्केरिस होगा, तभी तो एस्केरिस के एग्स आए।
इसके एक्सक्रीटा के अंदर। ठीक है, आगे की कहानी सुनिए, आगे क्या हुआ। अब ये एक्सक्रीटा जो है, मान लीजिए कहीं पे अंडरग्राउंड वाटर में गया, कहाँ गया, या गया ये अंडरग्राउंड वाटर में। ठीक है, अब अंडरग्राउंड वाटर में जब ये गया तो यहाँ पे एक मकान बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, ये कनेक्शन के थ्रू ऊपर जो वाटर टैंक लगा हुआ है इसमें गया। ठीक, कहानी मैं सुना रही हूँ आपको। एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा था मेरे से काफी सालों पहले, तब से मैंने ये स्टोरी सुनाना सीख लिया है। वो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, मैम ये सब कुछ तो मुझे समझ आया, बट ना ये समझ नहीं आ रहा इतना बड़ा स्केरिस गया कैसे इसके गट में। तो इसको क्लियर करने के लिए जब भी ऐसा होता है तो ये स्टोरी मैं बच्चों को जरूर सुना देती हूँ। फिर क्या हुआ, मोटर के थ्रू इस वाटर को खींच के भेजा कहाँ, आपने इस टैंकी में। ठीक है, अब आपने उस वाटर को बिना प्यूरिफाई किए, इस घर में जो बंदा बैठा है उसने नल चलाया। ठीक है, और उसमें से पानी लेके टैप वाटर लेके डायरेक्ट पी लिया इसने। ठीक है, क्या हुआ, अब ये कहाँ बैठा था और ये पर्सन कहाँ है, तो इसका मतलब है कि कॉन्टामिनेटेड वाटर। अब हो सकता है इस पानी को निकाल के इसी में ये गोलगप्पे बना ले, बाहर जाके बेचना स्टार्ट कर दे उसको। तो कॉन्टामिनेटेड फूड, कॉन्टामिनेटेड फ्रूट्स। तो किसी भी चीज से एक हेल्दी पर्सन जो है इसको अक्वायर कर सकता है। कहानी आपको समझ आई होगी। तो इसके बेसिस पे अब हम लोग इसकी स्प्रेडिंग लिखेंगे कि आखिर ये जो स्कैरियसिस है इसकी स्प्रेडिंग होती कैसे है। और दिमाग में इस वहम को बिल्कुल नहीं रखना है कि कहीं से उड़ के अचानक से स्कैरिस चला जाएगा, नहीं। होता ये है कि किसी भी तरीके से बाय डिफॉल्ट, अब इसके एक्स जो है वो काफी छोटे होते हैं। ठीक है, हमें नेकेड आई से तो दिखते नहीं है, जिसकी वजह से ये कहाँ किस कॉन्टेमिनेटेड चीज से आपकी बॉडी के अंदर जाएगा कोई बता नहीं सकता है ना। तो जिसकी वजह से ये क्या करता है, आपको या आपकी बॉडी को या किसी की भी बॉडी को ये इजिली इफेक्ट करने का काम करता है। तो हम लोग इसकी स्प्रेडिंग देख लेते हैं। ठीक, चलिए, तो कैसे होगा ये, आगे बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट करते हैं इसको। इसके बाद जब स्प्रेडिंग देख लेंगे तो स्कैरियसिस फिनिश हो जाएगा। सिम्टम, कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, टारगेट ऑर्गन क्या है, ये सब कुछ जब आप सीख लेते हैं तो तब जाके वो डिजीज वगैरह जो है वो कंप्लीट हो जाता है ना। चलिए, द एग्स ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके एक्सक्रीटा से, है ना, along with फीकल मैटर को क्या बोलते हैं हम लोग, फीसेस भी बोलते हैं। विद द फीकल मैटर मतलब एक्सक्रीटा, है ना, FAECES, ये एक्सक्रीटा के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग। किसके लिए, एक्सक्रीटा के लिए यूज कर रहे हैं, फीसेस, है ना, along with the feces of infected person, of infected infected persons which which contaminate soil, water, food, प्लांट्स, etc। इन सारी चीजों को क्या कर सकता है, ये इन्फेक्ट कर सकता है। अब हेल्दी पर्सन जो है, अब इसमें से कैसे भी किसी भी तरीके से, जरूरी नहीं है कि मैंने जितना लिखा है उतना ही, कुछ भी किसी भी तरीके से वो अक्वायर कर सकता है इसको, है ना। हेल्दी पर्सन, हेल्दी पर्सन person acquires this infection
this infection through contaminated मतलब दूषित होता है, जो गंदा है, contaminated water, food, vegetables। अब उसी सॉइल के ऊपर वेजिटेबल्स लगे हुए हैं, है ना, आपने उसको वॉश नहीं किया, ऐसे ही खा लिया। तभी आजकल आपने देखा होगा कि हर जगह कहते हैं कि नॉर्मल पानी से नहीं, थोड़ा सा उसमें विनेगर मिक्स करके उसके बाद उसको वॉश करना चाहिए, है ना। इन सब से कोई हेल्दी पर्सन जो है वो अवॉइड कर सकता है। ये एस्केरियासिस था, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं, आसान सा केस है, आप इजीली समझ सकते हैं इसको, है ना। अब हम लोग एलिफेंटिएसिस देखेंगे। क्या देखेंगे? एलिफेंटिएसिस। और ये भी किसको बिलोंग कर रहा था? ये भी बिलोंग कर रहा था आपको राउंड वॉर्म को। और एलिफेंटिएसिस, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, नेक्स्ट हम लोग डिजीज देख रहे हैं। इसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। हम लोग देखने जा रहे हैं एलिफेंटिएसिस। एलिफेंटिएसिस, ठीक है। और दूसरा नाम क्या है इसका? फाइलेरिया बोलते हैं ना, कॉमन लैंग्वेज में आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा, यही है। और फाइलेरिएसिस, जब आप 9th क्लास में थे या उससे भी छोटी क्लासेस में, बच्चों को सिखाया जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज। याद आया? थोड़ा सा मैं याद दिलाती हूँ, इस चैप्टर के इनिशियल टाइम में भी मैंने बताया था। देखिए, ये हो गया शॉर्ट टर्म डिजीज और ये हो गया लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म में एक और चीज है कि लॉन्ग टर्म दीज टाइप ऑफ डिजीजेस कैन लीड टू डेथ। अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए तो इसकी वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। शॉर्ट टर्म में जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, छोटे बच्चे उनको बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया या लूज मोशन हो गया, कुछ मतलब छोटी मोटी अगर बीमारियां हैं तब तो ठीक है, वो अक्यूट का केस है, शॉर्ट टर्म है, हमें पता है कि ये ठीक हो जाएगा कुछ दिन में। लेकिन क्रोनिक अगर लगा दिया आपने किसी के पहले, इसका मतलब है कि ये क्या है? लॉन्ग टर्म है, अभी उसका पीछा इतनी आसानी से इतना इजीली नहीं छोड़ेगा, है ना। और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो एलिफेंटिएसिस अगर किसी को होगा, फलेरिया अगर किसी को होता है, तो सबसे पहली चीज तो यही है कि ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, एक्यूट नहीं है। ऐसा नहीं कि एक दिन हुआ, आपने एक मेडिसिन खाई और अचानक से वो सप्रेस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो तभी हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। सबसे पहले तो ये एक छोटी सी बात मैंने आपको समझाई, फिर हम लोग इसका पॉजिटिव एजेंट देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग? इसका पॉजिटिव एजेंट देखते हैं। एस्केरियासिस मैंने पूरा याद करा दिया आपको, एक भी क्वेश्चन उससे तो मिस नहीं होगा, चाहे कैसे भी आपसे पूछा जाए, एमसीक्यू पूछा जाए, सब्जेक्टिव पूछा जाए, किसी कॉलेज में एंट्रेंस के एग्जाम में पूछा जाए, कैसे भी पूछा जाए, आप उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग एलिफेंटिएसिस का पॉजिटिव एजेंट देखते हैं। पॉजिटिव एजेंट, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है, तो जब आप 11th क्लास में एस्केलमिंथस राउंड वर्म्स पढ़ रहे थे, ठीक है, तो राउंड वर्म्स में ही आपने एक और एग्जाम्पल पढ़ा था, वो चिरेरिया बैंक्रॉफ्टी। क्या पढ़ा था आपने? वो चिरेरिया बैंक्रॉफ्टी। तो इसका पॉजिटिव एजेंट है, लिख लीजिए, डब्ल्यू यू, जैसी प्रोनाउंसिएशन है वैसी स्पेलिंग है, सुनने में भली थोड़ा ऑकवर्ड लगे बट आसान है, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। CHERERIA, वो चिरेरिया हो गया, एंड बैंक्रॉफ्टी। दो स्पीशीज है जो ये फैलाने का काम करते हैं। BANCROFTI,
Wuchereria bancrofti, and scientific names should be underlined separately according to binomial nomenclature. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हमें इसको अंडरलाइन करने की आदत डालनी ही चाहिए, है ना। खैर एमसीक्यू एग्जाम हो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक दूसरा एजेंट भी है, अकेला नहीं है ये। एंड शुरू वाला जीनस तो यही है वुचरेरिया, बट वो वुचरेरिया मलेई हो जाएगा, है ना। वुचरेरिया वुचरेरिया MALAYI, वुचरेरिया मलेई, दोनों का नेम याद कर लीजिए। वुचरेरिया बैंक्रोफ्टी एंड वुचरेरिया मलेई, ये क्या है, पॉजिटिव एजेंट है, ठीक है। अब ये करता क्या है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। बिल्कुल साफ सीधे शब्दों में एक छोटी सी बात अगर बोली जाए तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये कॉजेज, और ये ज्यादातर ना लोअर लिम्स को अफेक्ट करता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। अब जैसे लोग खेतों में काम कर रहे हैं, फार्मर्स जो है ना, तो हो सकता है कि सॉइल के अंदर ये हो और ये अफेक्ट कर जाए, उनको पता भी ना चले। तो इट कॉजेज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को कॉज करने का काम करता है, ठीक। ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द ऑर्गन्स in which they live for many years। मैंने जिन पर्सन्स को सुना है ये केस, उनका मैंने कभी ये सुना ही नहीं कि ठीक हुआ है। मतलब बचपन की बात बता रही हूँ, मैंने जैसे सुना था किसी को कि हाँ भाई फलेरिया है, तो वो ओल्ड एज के आज हो गए तब भी उनको फलेरिया है ही है। तो इससे भी ये बात क्लियर है कि ये क्या है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, ये कभी पीछा नहीं छोड़ता। हाँ, हमेशा ही प्रिकॉशन से रहना पड़ता है, ठंड वंड से बच के रहना पड़ता है। रीजन ये है कि अब ये कर क्या रहा है, अगर हम लोग इसको देखना स्टार्ट करें, जैसे टारगेट ऑर्गन अलग से मैंने बोला था आपको, सीखने के लिए या फिर याद रखने के लिए, कोई भी डिजीज या डिसऑर्डर जब आप देखते हैं तो इसका टारगेट पार्ट क्या है, टारगेट ऑर्गन क्या है, उसको जब हम लोग देखते हैं अलग से, अगर वैसे लिख देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, टारगेट ऑर्गन जो है इसका, दैट इज टारगेट ऑर्गन इज। अब सबसे बड़ी बात, फिर यहाँ पे वापस आपके 11th क्लास का चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है। अगर आपके दिमाग से निकला हुआ है मैं वापस कराऊंगी आपको, बट लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसको भी अफेक्ट करने का काम करता है, जबकि बहुत बड़ा रोल है लिम्फेटिक वेसल्स का आपकी बॉडी में, ठीक है। तो टारगेट ऑर्गन्स में हम लोग लिखेंगे यूजुअली the lymphatic the lymphatic lymphatic vessels of the lower limbs of the lower limbs of the lower limbs, ठीक है। फिर ये क्या करता है, एंड या यहीं तक रहने दीजिए, लोअर लिम्स, क्योंकि टारगेट ही ऑर्गन बस लिख रहा है। तो होता ये है कि इसमें ना उन पार्ट्स की स्वेलिंग हो जाती है। देखिए अगर एक बार भी एलिफेंटियासिस लिखा ना, आपको इतने सारे केसेस देखने को मिलेंगे जिनको देख के दिमाग खराब हो जाएगा आपका, कि इतने तरह के और ऐसे ऐसे इस तरीके के, जब ये कुछ सीवियर केसेस में हो, है ना, तो ये जेनाइटल ऑर्गन तक को ये क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है एलिफेंटियासिस, है ना।
ये देखिए कैसे कैसे इमेजेस है इसके, देख रहे हैं, ये सबको क्या हो रखा है, एलिफेंटिएसिस हो रखा है, आप समझ ही गए होंगे। और ज्यादातर सब में क्या कर रखा है, सब में जो लोअर पार्ट है, लोअर लिम्ब है, उसको इसने इफेक्ट कर रखा है। बहुत अजीब अजीब इमेज, हटाइए इसको। चलिए समझ आ ही गया होगा आपको, है ना। तो ये उसको, हाँ, अगर ये थोड़ा ऊपर तक गया तो ये क्या कर सकता है, जेनाइटल ऑर्गन्स तक को भी इफेक्ट कर सकता है, और जिसकी वजह से क्या होगा, जेनाइटल ऑर्गन का जैसा काम होता है वैसा वो कर नहीं पाएगा। ठीक है। अब सबसे ज्यादा और जो ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है, अब हाँ, एक क्वेश्चन जैसे बच्चे पूछते हैं, क्योंकि इसका भी जो वेक्टर मैं सिखाऊंगी वो फीमेल मॉस्किटो ही है। तो दुनिया के किसी भी जो ह्यूमन को होने वाली कोई बीमारी होती है, और अगर कोई मॉस्किटो होता है, चाहे वो एडीज हो, एनोफिलीज हो, कुछ भी हो, बट है वो फीमेल, क्या है वो, फीमेल है। तो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैडम आप बार बार फीमेल क्यों बोलते हैं, मेल क्यों नहीं बोलते। इसलिए क्योंकि फीमेल मॉस्किटो ही बाइट करने का काम करती है। मेल मॉस्किटो जो होते हैं वो ह्यूमंस को नहीं काटते। मेल मॉस्किटो जो होते हैं वो, जो प्लांट्स होते हैं ना, वो प्लांट के, जब आप जंगलों में घूम रहे होते हैं तो बहुत सारे मच्छर वहां पे काटते हैं ना, तो प्लांट्स सैप पे सरवाइव करते हैं मेल मॉस्किटो। और इस फीमेल मॉस्किटो को अपने ओवम के नरिशमेंट के लिए एक स्पेसिफिक प्रोटीन चाहिए होता है, जो इनको ह्यूमन बॉडी से मिलता है। तो जिसकी वजह से जो फीमेल मॉस्किटो है वही यहाँ पे बाइट करने का काम करती है। तो जब कभी भी आप देखेंगे कि कोई वेक्टर लिखा जा रहा है, फीमेल मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो, हर केस में मेल कभी नहीं लिखा जाएगा। ना भी लिखे तब भी समझ जाना चाहिए ऑटोमेटिकली कि वो क्या है, फीमेल है। बट फिर भी अगर डाउट हो तो मैंने एक बात आपको यहाँ पे समझा दी है। तो यहाँ पे भी जो वेक्टर का काम है वो कौन कर रहा है, मतलब इस वोचरेरिया बैंक्रोफ्टी को एक एक हेल्दी पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन, दूसरा हेल्दी पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है। अब इस हेल्दी पर्सन को पहले बाइट किया उस फीमेल मॉस्किटो ने, ठीक है। अब ये जो फीमेल मॉस्किटो वो यहाँ से गई इस हेल्दी पर्सन को काटने के लिए, तो इससे उसने इसमें ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है। जैसे मैंने मलेरिया का केस बताया था, वैसा ही मिलता जुलता है ये, बट लाइफ साइकिल सबका अलग अलग डिफरेंट टाइप का होता है। मैंने छोटी सी बात आपको समझाई जिसको हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट आप लिख लीजिए कि अब ये कैसे होगा। तो ये ऐसे होगा कि द पैथोजेंस, मतलब यही वोचरेरिया बैंक्रोफ्टी और वोचरेरिया मलेई, बार बार क्या दोनों का नाम लिखे है ना। द पैथोजेंस, द पैथोजेंस are transmitted are the pathogens are transmitted pathogens are transmitted to a healthy person through a bite, through the bite by by the female mosquito। मतलब मॉस्किटोज बहुत जगह पे विलन के रोल में डिजीजेस जो है उनको ट्रांसमिट करते हुए दिखते हैं, फीमेल मॉस्किटो वेक्टर्स। अब इसको पता भी नहीं है, जैसे ही हमने वेक्टर लिखा तो उसको, उस इंसेक्ट को खुद भी नहीं पता कि वो क्या से क्या करने का काम कर रहा है, मतलब कर रही है, फीमेल है, बट ये क्या कर रही है, हाँ, जो डिजीज है स्पेसिफिक उसको इधर से उधर, उधर से उधर ट्रांसमिट करने का ये काम कर रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, फंगल इन्फेक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। ये एलिफेंटिएसिस है, छोटा सा है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, पॉजिटिव एजेंट बुचरेरिया बैंक्रोफ्टी, बुचरेरिया मलेई। अगर पूछा जाएगा बताओ किसको अफेक्ट करता है, तो लोअर लिम्स के जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, इमेज में भी आपने देखा ज्यादातर सबका लोअर लिम्स को अफेक्ट करके रखा हुआ था। हाँ, अगर एक और चीज दिमाग में आए कभी, तो हाँ, ये जेनाइटल ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करने का काम कर सकता है।
तो लिख लीजिए द genital organs, the genital organs are are also often affected resulting in resulting in gross deformities, gross deformities डिफॉर्मिटीज मतलब आपको पता ही है, ऐसे ऐसे डिमेरिट्स कॉज करेगा कि अब अगर मेल है उसके जेनिटल ऑर्गन में हुआ तो फिर आप भूल ही जाइए कि वैसा कोई उसका फंक्शन जो प्रॉपर होगा वो कर सकता है, कभी नहीं कर सकता। ठीक, क्योंकि क्या है, ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है। क्या है ये? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, अब हम लोग स्किन रिलेटेड फंगल इन्फेक्शंस के बारे में देखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे बढ़ रही हूँ मैं। मतलब अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले स्केलियोसिस समझा, फिर अभी एलिफेंटिएसिस समझा, फिर अभी मैं आगे बढ़ रही हूँ जहाँ पे आप सीखेंगे रिंग वॉर्म्स वगैरह जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। ज्यादातर गर्मियों में लोगों को परेशान करता है। रीजन क्या है मैं बताती हूँ अभी आगे जाके आपको। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं आगे बढ़ती हूँ। चलिए आगे देखिए। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर मैं ओवरऑल लिख दूं तो हम लोग यहाँ पे फंगल इन्फेक्शंस के बारे में देखा। फिर वापस मैं आपको थोड़ा सा क्लास 11 पहले ही याद दिला देती हूँ। फंगल इन्फेक्शंस टेलीविजन पर भी आपने बहुत ऐड देखा होगा, इचिंग, रैशेस, ये वो फला ढिमका, बहुत सारा आपने देखा होगा। तो सारे इन्फेक्शंस को कॉज करने का काम कौन करता है? मतलब ऐसे ही कॉज तो बैक्टीरिया बैक्टीरिया सब करते हैं, बट फंजाई जो है, किसी को फंगल इन्फेक्शन अगर होगा क्लास में या फिर कहीं भी आपने देखा होगा, तो आपने नोटिस करा होगा कि गर्मी के टाइम में उनको ज्यादा परेशानी होती है और ठंड आते आते वो थोड़ा सही हो जाता है। रीजन क्या है? अब इसकी कहानी कहाँ छिपी हुई है? फंजाई के रेफर कर रही हूँ, फंजाई के हैबिटेट में छिपा हुआ। पहले कहानी सुन लीजिए, फिर उसके बाद आपको समझना और लिखना और क्वेश्चन का आंसर करना थोड़ा आसान होगा। फंजाई को कहीं भी सरवाइव करने के लिए दो कंडीशंस होते हैं। क्या क्या दो कंडीशंस होते हैं? पहली चीज ये कि वो बोलेगा कि मुझे ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। क्या चाहिए? मुझे ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। और दूसरी चीज वो कहता है कि मुझे क्या चाहिए? मुझे ऑप्टिमम मॉइस्चर चाहिए। इन दोनों में से एक एक को माइनस करके देखते हैं हम लोग। जैसे एज फॉर एग्जांपल ऑप्टिमम टेम्परेचर पे चलते हैं। हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है पूरे साल 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एक ह्यूमन बीइंग है, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर पूरे ईयर 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करके रखता है, जिसकी वजह से हम लोगों को क्या बोला जाता है? हम लोगों को वार्म ब्लडेड एनिमल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वार्म ब्लडेड एनिमल्स बोला जाता है। ठीक, तो अब ये जो पर्सन है, तो ठंड के सीजन में इसको परेशानी नहीं होती, बट गर्मियों में होती है। रीजन क्या है? ठंड के टाइम में इसको मॉइस्चर नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता इसको? ठंड के टाइम में इसको मॉइस्चर नहीं मिलता। किसको? जो फंजाई ग्रो करना चाहता है आपकी बॉडी के ऊपर। आपकी बॉडी अब जैसे कोरोना के बाद चला था ये फंजाई, तो ब्लैक फंगस, तो वो फंगस, तो वो फंगस। ऐसा नहीं कि कोरोना के बाद वो कहीं से अचानक से दूसरे ग्रह से या कहीं किसी प्लैनेट से आके उत्पन्न हो गया था अचानक से, नहीं। ये है सॉइल में, मिट्टी में, इधर उधर हर जगह पे। और जब कोई पेशेंट एक आईसीयू में बंद होता है ना, तो आईसीयू का मतलब आप समझ जाइए कि वहां पे उस पेशेंट की धूप, हवा, पानी, किसी चीज से कोई सरोकार नहीं होता, चाहे वो कितना भी महंगा हॉस्पिटल हो। ठीक है, तो रीजन ये है कि अगर थोड़ा भी कहीं से भी कॉन्टामिनेटेड फॉर्म में अगर फंजाई का एक भी स्पोर गया ना, ठीक है, तो चाहे वो गले के थ्रू। अब रीजन ये है कि जो कोरोना पेशेंट्स थे उस टाइम उनकी इम्यूनिटी काफी वीक थी, ऐसी ऐसी मेडिसिन चलाई गई, तो ये जो फंजाई है इसको ग्रो करने का मौका बहुत अच्छा मिला। और आप वहां पे धूप धूप, हवा, पानी का सरोकार तो करा नहीं रहे, तो मॉइस्चर तो वहां पे होता ही होता है। आप कितना भी हाइजीन मेंटेन करके आप वहां पे रखिए, ठीक है। और ऑप्टिमम टेम्परेचर तो ह्यूमन बॉडी से मिल ही रहा है उसको।
सोने पे सुहागा आपने ये कर दिया कि ये पेशेंट जो आईसीयू में यहाँ पे लेटा पड़ा है, इसकी इम्यून सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा ध्वस्त है, तो ऐसे पेशेंट्स को वो ज्यादा अटैक करता है। अब जरूरी नहीं कि वो कोरोना ही पेशेंट हो, कोई भी दुनिया का पेशेंट हो सकता है जिसकी इम्यूनिटी वीक हो, उसको कई तरीके के फंजाई कई तरीके से। और ये क्या था पता है आपको, साधारण म्यूकर है जो मिट्टी में पाया जाता है, वही सब म्यूकर थे, वो वहां पे फैलने का काम कर रहे थे, और ये बहुत डेंजरस तरीके से बढ़ता भी है। दूसरी चीज, जब कभी भी किसी पर्सन को आपने सुना होगा कि उसको फंगल इन्फेक्शन है, उसको मरते दम तक छोड़ता नहीं, वो बहुत रेयरली आपने सुना होगा कि उसको फंगल इन्फेक्शन था, ट्रीटमेंट कराया, ये कराया, वो कराया, तो जाके ठीक हो गया। फंजाई जो है ये क्या है, अगर आपकी बॉडी के ऊपर ग्रो कर रहा है, जैसे मैं बच्चों को बोलती हूँ कि चलो बताओ मुझे पैरासाइट का एग्जाम्पल, ह्यूमन के ऊपर एक्टो पैरासाइट, अगर मैंने इंडो पैरासाइट में तो बच्चे बोल देते हैं। अच्छा, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया एस्केरियोसिस, इसकी बात करते हैं हम लोग। ये देखिए, अभी अभी मैंने आपको ये एस्केरियोसिस पढ़ाया, तो यहाँ पे ये एस्केरिस जो था, इस केस में क्या था, ये एंडो पैरासाइट था। क्या था ये, क्योंकि गट के अंदर रह के सर्वाइव कर रहा है ना, तो यहाँ पे ये एंडो पैरासाइट हो गया। क्या हो गया, ये एंडो पैरासाइट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम इस फंगल इन्फेक्शन की बात करें, अब किसी को अंडर आर्म्स में हमेशा इचिंग हो रही है, हो रही है, हो रही, गर्मी में हर ह्यूमन बीइंग उसको फील करता है, ठीक है, एक ना एक बार जरूर उसको इसे मुलाकात होती है, तो वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये फंजाई कॉज कर रहा है। रीजन क्या है, आर्मपिट में बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, थोड़ा सा आप दौड़ दिए वहां पे स्वेटिंग हो जाएगी, कुछ भी हुआ, ठीक है, और अगर वहां पे इन्फेक्शन है एक फंजाई का, तो वो क्या करेगा, वहां पे इचिंग कॉज करेगा ही करेगा, ठीक। तो आपने देखा होगा कि जिसको भी ये इन्फेक्ट करता है, जब तक वो वहां पे कोई ऑइंटमेंट लगाते रहेंगे तब तक वो ठीक हो जाते हैं, और जैसे ही वो छोड़ते हैं वापस वो रैशेस स्टार्ट हो जाते हैं, इचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये फंगल इन्फेक्शन है, ये इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं है, और इसको ग्रो करने के लिए दो चीजें मस्ट चाहिए ही चाहिए। हाँ, अब एक पहले मैंने आपको मॉइस्चर माइनस करके बताया था, तो ये सर्वाइव नहीं कर सकता किसी भी कीमत पे अगर आप इसको मॉइस्चर ना दीजिए। जैसे एक न्यूज़पेपर में काफी पहले मैंने पढ़ा था, किसी होता नहीं है डॉक्टर से कोई क्वेश्चन पूछता है, डॉक्टर उसका आंसर करते हैं। किसी ने पूछा था कि जैसे कहते नहीं हम लोग एथलीट्स फुट वगैरह की पैर में पानी लग गया, ये वो कॉमन लैंग्वेज में फंगल इन्फेक्शन जो होता है, तो मैंने डॉक्टर का स्टेटमेंट पढ़ा था कि उन्होंने लिखा हुआ था कि अगर आपके पास वो हेयर ड्रायर जो होता है ना, बाल सुखाते हैं जिसे, अगर आपके पास ड्रायर है तो आप उसको हमेशा वहां पे ड्राई करके रखिए, जैसे ही आप नहा के निकलिए उसको ड्राई कर दीजिए। अब क्यों बोला उसने ड्राई करने के लिए, भाई आप मॉइस्चर दीजिएगा ही नहीं तो ग्रो कहाँ से करेगा, बात समझ रहे हैं। इसको ग्रो करने के लिए मॉइस्चर माइनस फंजाई सर्वाइव नहीं कर सकता। दूसरी बात, अब हम लोग दूसरा केस भी देख लेते हैं, आप रेफ्रिजरेटर के अंदर भी तो बहुत सारी चीजें रखते हैं, आटा गूंद के कितने कितने दिन तक होटल वाले चलाते हैं, ठीक है। तो मॉइस्चर जब आप उसको दे रहे हैं लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं दे रहे हैं, तब भी तो उसकी दाल नहीं गल रही, तब भी तो फंजाई सर्वाइव नहीं कर रहा। इसलिए जो बेसिक बात थी उसको मैंने बहुत डीप में ले जाके आपको ये बात समझाई कि अगर फंजाई को ग्रो करना है तो दोनों चीजें चाहिए उसको, आप ऑप्टिमम टेम्परेचर भी दीजिए और ऑप्टिमम मॉइस्चर भी दीजिए। अगर दोनों में से एक भी चीज आपने माइनस करी है तो फिर आप भूल जाइए कि फंजाई जो है वो सर्वाइव करेगा, कभी नहीं कर सकता। तो ये आगे के लिए भी याद रखेंगे, आगे भी जब आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब यहाँ पे है रिंगवर्म्स की, जैसे कहते हैं ना क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, दांत बोलते हैं, हाँ, रिंगवर्म्स की जब हम लोग बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, सही में वो गोल गोल ऐसे स्किन के ऊपर ऐसे ऐसे दिखाते हैं ना, ऐसे ऐसे, ऐसा ही ऐसा ही में ऐसा पैच हो रखा होता है, जिसकी वजह से इसका नाम ही रिंगवर्म रख दिया है, रिंग वर्म्स। तो यहाँ पे जो मेन जीनस है वो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, जैसे हालांकि बहुत सारे हैं, गिनती यहीं तक नहीं है, बट कॉमन अगर मैं साधारण भाषा में आपको बताऊं, बिल्कुल बेसिक से जो जीनस है यहाँ पे, तो देखिए ये सब फंजाई के जीनस है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे फंजाई के ही जीनस लिखेंगे, ऑब्वियस है ना। देखिए जीनस, और जैसे दिखाई जीनस माइक्रोस्पोरम,
माइक्रोस्पोरम। और गलती से भी अगर आपने फंगल इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड किसी पर्सन का टॉवल यूज कर लिया तब भी आपको इन्फेक्शन होगा, आपने कॉम यूज कर लिया तब भी आपको इन्फेक्शन होगा, आपने उसके क्लॉथ्स यूज कर लिए तब भी आपको इन्फेक्शन होगा ही होगा, है ना। तो माइक्रोस्पोरम है, ये भी कॉज करने का काम करेगा। ट्राइकोफाइटन है जीनस, ट्राइकोफाइटन है, ये भी परेशान करने का काम करेगा। ट्राइकोफाइटन, ठीक है। देन एपिडर्मोफाइटन है, इसका नाम ही एपिडर्मिस मतलब स्किन होता है ना। नेक्स्ट जीनस है दैट इज एपिडर्मोफाइटन। ये भी अफेक्ट करने का काम करेगा। तो ये सब क्या है, ये रिंग वॉर्म कॉज करने का काम करते हैं, ठीक है। काफी ज्यादा इन्फेक्शियस होता है, ये बहुत इन्फेक्शियस होता है, बताया ही मैंने आपको, समझाया ही तब से, ठीक है। क्या क्या होता है, सिम्टम क्या होता है इसका, सिम्टम भी बोल सकते हैं, अपीयरेंस, हाँ चलिए सिम्टम ही बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिम्टम्स क्या है इसका पता ही आपको। सिम्टम्स है इसका अपीयरेंस ऑफ appearance of dry scaly lesions on various parts of the body, parts of the लेसन्स मतलब होता है, एक होता है ना स्किन का, एक स्किन के ऊपर ना एक वाइट लेयर होता है मतलब, और उसको जब वहां से स्क्रैच किया जाता है तो वो छूटता है, उसको बोला जा रहा है यहाँ पे, है ना। वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सच एज डैंड्रफ जो होता है ना हेयर में, वो भी फंजाई है, सच एज स्किन, nails and scalp। एंटी फंगल अगर कुछ भी आप अपने सर में लगाएंगे ना तो कभी भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं होती। रीजन क्या है, वो है ही फंजाई, ठीक है। ये सब क्या है, इसके सिम्टम्स है। अब ये जहां भी बन रहा होगा, मतलब ये लेसन्स जो बन रहे होते हैं, उसकी वजह से क्या होगा, इंटेंस इचिंग होती है, इचिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। आगे हम लोग लिख लेते हैं, these lessons these lessons cause intense itching कॉज करने का काम करता है। अब जो मैंने दो कंडीशंस आपको बताई हैं, तो उसको मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ। ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड, इसकी जगह पे कई जगहों पे हीट भी मेंशन देखा होगा आपने,
एंड मॉइस्चर, ऑप्टिमम मॉइस्चर, मतलब जो इसको चाहिए इसके लिए ऑप्टिमम लिख रहे हैं हम, अपने लिए नहीं लिख रहे हैं। एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर, ऑप्टिमम मॉइस्चर help these fungi to grow, ये इनको ग्रो कराने का काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्प्रेडिंग लिख लेते हैं, लास्ट पॉइंट बहुत है, सफिशिएंट है। नेक्स्ट लिखिए, रिंग वॉर्म्स आर जनरली, आप पता कीजिएगा जिसको भी आपने देखा होगा ना ये फंगल इन्फेक्शन होते कभी नहीं पीछा छोड़ता उसका। रिंग सुनने में तो बहुत साधारण सा लगता है कि इचिंग की प्रॉब्लम है, लेकिन पीछा नहीं छोड़ता ये कभी। रिंग वॉर्म्स आर जनरली acquired फ्रॉम सॉइल, जो मैंने बताया जैसे हवा बना रखा था ना कोरोना के टाइम में, सॉइल कोई वो दूसरी दुनिया से नहीं आया था, वो नॉर्मल म्यूकर था वो, फ्रॉम सॉइल और बाय यूजिंग टॉवेल, क्लॉथ्स, जैसे मैंने बताया अभी आपको, क्लॉथ्स भी तभी बोला जाता है, शेयर नहीं करना चाहिए किसी का, कंघी तक नहीं शेयर करना चाहिए, और इवन द कॉम्ब, इवन द कॉम्ब of infected individuals, ये भी शेयर नहीं करना चाहिए। चलिए इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है हेल्थ एंड डिजीज का, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, उसको नोटबुक में याद से करके मुझे सेंड कर देंगे उधर से, ठीक है? ताकि हाँ विदाउट ऑप्शंस करेंगे, जिसमें लगेगा ऑप्शन की रिक्वायरमेंट है तो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको ऑप्शन भी देखना पड़ेगा, बिना ऑप्शन देखे हुए आप सारे उन क्वेश्चन के आंसर खुद से लिख सकते हैं। मैं आपको सेंड कर दूंगी, याद रखती हूँ, ऐसे तो मेरे दिमाग से निकल जाता है बट मैं भेजूंगी जरूर, क्योंकि अब आप जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपका एग्जाम में होगा, ठीक है? चलिए बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब तो खैर काफी आगे पहुंच गए हैं, तो आगे भी ज्यादा नहीं है, हाँ थोड़ा सा टाइम लेता है, जो ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज वाला पोर्शन है थोड़ा लेंदी कर दिया गया है इस वजह से, बट इजी है तो उसको भी जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे हम लोग, ठीक है? बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं।